बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिटी को कंप्लीट किया था, ऑर्थो इफेक्ट देखा था। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने एसिडिटी को समझा वैसे ही सेम कंसेप्ट आपको बेसिसिटी में लगाने हैं। बस आप उसमें क्या करते थे ध्यान से समझो। देखो, एसिडिटी में हम बोलते थे कि लेट सपोज कोई एक एटम है ए, उससे H जुड़ा हुआ है। मैं इस H को हटाऊंगा और ए पर लगा दूंगा क्या, नेगेटिव। बोलो, और प्लस H प्लस। अब जितना ज्यादा ये A माइनस स्टेबल होगा उतना हम मानेंगे कि A ने जल्दी H प्लस छोड़ा होगा, और हम कह देंगे कि AH उतना ही अच्छा एसिड है। ये तो बोलते थे। अब बेसिसिटी क्या होता है ये समझो। बेसिसिटी होता है कि कोई कितनी जल्दी H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कोई कितनी जल्दी H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, है ना। या ऐसे कहो कि कोई एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट कर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ए पर या तो लोन पेयर हो या ए पर नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, उसको देखा कहीं पर H प्लस और उसने इलेक्ट्रॉन दिए और बना लिया। अगर AH को मिले होंगे तो बनेगा AH प्लस, और A माइनस H को मिला होगा तो बनेगा AH, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, अब हम इनकी स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि जितनी जल्दी ये डोनेट कर देगा A माइनस, या जितनी जल्दी ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेस, जितना देर में करेगा उतना बेकार बेस। सही है। अच्छा, माइनस में कैसे पता लगाएंगे, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना देर से डोनेट करेगा, जितना कम स्टेबल होगा उतना जल्दी नेगेटिव से छुटकारा पाना चाहेगा, राइट। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूं जो बेसिसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव होगी। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव होगी। तो हमें तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव खूब आती है, हमने तो 7-8 क्लासेस यही पढ़ा था, क्योंकि एसिडिटी में भी यही पढ़ा 3 क्लास, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में भी यही पढ़ा, है ना। तो सारे कंसेप्ट हम लगा देंगे। ठीक, तो बारी बारी हम सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट लगाना है और बताना है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक बात और, ये तो आपको पता है कि Kb जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, है ना। और पीकेबी अगर पूछा जाए तो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। यानी कि अगर कोई कंपाउंड खूब बेसिक है तो इसका मतलब उसकी पीकेबी कम होगी और केबी ज्यादा होगी। सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला। अब हर क्वेश्चन में आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इनको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं फिर, है ना। सब कर लेंगे जी, एडवांस मेन सारा कुछ। चलिए, वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पर है C पर माइनस, यहाँ N पर माइनस, यहाँ O पर माइनस, यहाँ F पर माइनस। ये सेम पीरियड में है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितना ज्यादा स्टेबल चार्ज होगा उतना देर से देगा। तो ये अच्छा बेस, ये उससे बेकार बेस, और F माइनस सबसे बेकार बेस। डाउन द ग्रुप हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ता है। तो ग्रुप में साइज डोमिनेट होता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट होती है। तो F माइनस और I माइनस में I माइनस ज्यादा स्टेबल है, F माइनस कम स्टेबल है। F माइनस जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, I माइनस देर से देगा। F माइनस अच्छा बेस, I माइनस पुअर बेस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, पीरियड की। ये बात हो गई किसकी, ग्रुप की। पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया। सही है। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो सेम ही एटम पर चार्ज है, याद रखना, एक बार है एटम A और एक बार है एटम A माइनस, तो हमेशा याद रखना A माइनस की बेसिसिटी A एटम से ज्यादा होती है। A माइनस की बेसिसिटी A एटम से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो देने के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, अपने लोन पेयर दे रहा है। लेकिन अगर इस पर नेगेटिव आया तो इसका मतलब इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो इस पर नेगेटिव आया, है ना। तो ऐसे समझो, जैसे मेरे पास मान लो 20 रुपए हैं, और किसी के पास 20 रुपए तो खुद के हैं ही है, लेकिन 10 रुपए उसने और ले लिए। तो अब ज्यादा दान कौन करने की सोचेगा, वो वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 खुद के थोड़ी है, 10 तो उसके पास किसी दूसरे के हैं। वो अगर वो दान दे दे तो उसको कोई भी घाटा नहीं हो रहा। तो OH माइनस अच्छा बेस है H2O से, ऐसे ही NH2 माइनस अच्छा बेस है NH3 से। क्लियर है? ठीक है। चलिए एक और बता दीजिए, H2O और H2S में से, या ऐसे कह लो OH माइनस और SH माइनस में,
तो ये देखो अब ये क्या हो गए, सेम ग्रुप में हो गए ना, तो O ऊपर आता है, S नीचे आता है, तो S माइनस ज्यादा स्टेबल है, O माइनस कम स्टेबल है, तो OH माइनस अच्छा बेस है SH माइनस। सब वीडियो को पॉज करना है तब करना है ना। अगले क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए, बेसिसिटी बतानी है सब में। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, यहाँ NH2 माइनस है, कायदे में NH2 माइनस को स्टेबल होना चाहिए था, पर यहाँ एक्सेप्शन होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, तो अच्छा बेस कौन हुआ, अच्छा बेस हुआ आपका NH2 माइनस। सही है। चलिए यहाँ आइए, अब यहाँ अगर आप देखें तो हर जगह O पर ही माइनस है, ठीक है। तो अब पीछे ग्रुप देखो, पीछे ग्रुप यहाँ पर 3 जगह से प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ 2 जगह से प्लस आई लग रहा है, यहाँ 1 जगह से प्लस आई लग रहा है, और यहाँ कहीं से प्लस आई नहीं लग रहा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन और कम दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम दे रहा है। O माइनस को इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं, अपने H प्लस को देने हैं, लेकिन उसको पीछे से सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है कि ठीक है तुम दो, हम पीछे बैठे तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए। O माइनस को हिम्मत आएगी, ठीक है अगर कल को मैं गरीब हुआ तो 3 प्लस आई वाले हैं तो ये जल्दी देगा, ये उससे देर से देगा, ये उससे देर से देगा। तो माइनस आई माइनस आर माइनस एच वाले ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, प्लस आई प्लस आर प्लस एच वाले ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिए, इसमें फ्लोरीन यहाँ पर माइनस आई करेगा, यहाँ भी माइनस आई करेगा, यहाँ भी माइनस आई करेगा, बट एज डिस्टेंस इंक्रीज माइनस आई डिक्रीज, तो यहाँ ज्यादा माइनस आई कर देगा, यहाँ कम माइनस आई करेगा, ये अच्छा बेस, ये उससे बेकार बेस। अगला देखिए, 3 जगह से प्लस आई, 2 जगह से प्लस आई, 1 जगह से प्लस आई और कोई प्लस आई नहीं, ये सबसे ज्यादा अच्छा बेस, फिर ये फिर ये। यहाँ देखिए यहाँ पर sp नाइट्रोजन है, यहाँ sp2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर sp3 नाइट्रोजन है। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव या लोन पेयर को होल्ड करने की ताकत बढ़ेगी, देर से दे पाएगा, तो इसलिए ये अच्छा बेस, ये बेकार बेस। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पर फिर भी मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर दिए जा रहे हैं, 3 जगह से प्लस आई मिल रहा है, और यहाँ पर भी लोन पेयर डोनेट करेगा, 3 जगह से प्लस आई मिल रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो एक पोजीशन पर बंधे हुए हैं, है ना, तो ये जो अपने लोन पेयर है वो इस साइड से आराम से H प्लस को दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रुप फ्री है, ये कहीं भी घूम सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है ये जो नाइट्रोजन वाले ग्रुप हैं, ये एक इधर रहे, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, घूम के बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यानी कि जब ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने जा रहे थे तो इधर से इस ग्रुप ने थप्पड़ मारा H प्लस को, इधर से इस ग्रुप ने थप्पड़ मारा, H प्लस भाग गया, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है, यानी कि अभी ये तीनों ग्रुप इस साइड हैं, ये घूम के इस साइड भी आ सकते हैं जब H प्लस आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री है। इसी को बोलते हैं अमीन इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं अमीन इन्वर्जन, पर वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तीनों ग्रुप क्या है, एक जगह से होल्ड है यहाँ पर, तो इस वजह से ये लोन पेयर आराम से इधर से दे दिया जाएगा, इसको थोड़ी मुश्किल होगी, ये अच्छा बेस है, वाला पुअर बेस है। अगला, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, देखिए इनको, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे NH2 इधर है, NH2 इधर है, अब एक ही NH2 तो एक बार में बेसिक नेचर शो करेगा, तो लेट सपोज इसने बेसिक नेचर शो किया, इसने H प्लस पकड़ लिया, सही है, तो अब इस पर क्या आ गया, प्लस, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है, तो ये हल्की हल्की क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पर ये H प्लस पकड़ता है तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है कि एक NH2 जैसे ही H प्लस को पकड़ के अपनी बेसिसिटी शो करता है, दूसरा NH2 कहता है ठीक है पकड़ो H प्लस, मैं तुम्हें स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग देने के लिए तैयार। लेकिन यहाँ पर अगर ये NH2 प्लस बना रहा है, NH3 प्लस बना रहा है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो NH2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक H या एक H प्लस पिचक गया, दब गया, इसको बोलते हैं प्रोटोन स्पंज। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन स्पंज, यानी कि प्रोटोन को स्पंज की तरह बीच में दो NH2 ने दबा लिया, ठीक है ना। तो ऐसा किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर भी अगर इसने H प्लस को पकड़ा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, तो ये भी क्या है, प्रोटोन स्पंज। अच्छा ये काम तो यहाँ भी हो सकता है, इसमें देखिए यहाँ से अगर H प्लस पकड़े तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो
अब कैसे प्रेडिक्ट करूं? तो ध्यान से देखो, यहां पर बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की वजह से ये वाली जो रिंग है वो घूम सकती है। तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब H प्लस जाए तो ये वाली रिंग घूम गई हो और ऐसे चली गई हो। बोलो, तो यहां पर जब ये H ले तो यहां पर कोई भी नाइट्रोजन प्रोटॉन स्पंज कराने के लिए बचे ही ना। लेकिन यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रिंग से बाइंड है, ये रिंग घूम नहीं सकती, अदरवाइज रिंग टूट जाएगी ये वाली। इसकी वजह से यहां पर प्रोटॉन स्पंज ऑलवेज बनेगा। लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं चलो ठीक है 90% ना बने 10% बन जाए, पर यहां तो 100% बन रहा है ना, तो ये सबसे अच्छा बेस हुआ, ये पुअर बेस हुआ, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया ये। अगला देखिए, वीडियो को पॉज करिए, सारे सोचिए। अब यहाँ पर क्या होगा? अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस एम लग रहा है, ठीक है, ये माइनस एम में बिजी है। लेकिन यहाँ पर माइनस एम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर यह माइनस एम कराया तो इस जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसलिए नाइट्रोजन माइनस एम नहीं करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री हैं और यहाँ पर माइनस एम में बिजी हैं, तो ये बाहर नहीं दे पाएगा, ये दे देगा, तो इसलिए ये अच्छा बेस हुआ, ये पुअर बेस हुआ। अगला सोचिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में बिजी हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है बिजी, तो ये अच्छा बेस हो गया। अगला देखिए, NH2 NH2, यहाँ OCH3 क्या कर रहा है? माइनस आई मेटा पर लगा हुआ है, यहाँ ये क्या कर रहा है? प्लस आई, प्लस वाला बेसिसिटी को बढ़ाता है, तो ये हो गया ऑर्डर। अगला देखिए, C वाला है, B वाला है और A वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp2 के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सही है। इसीलिए तो इसके लोन पेयर को हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन क्या हो गया? sp2। तो ये दोनों sp2 हैं, ये sp3 है, sp3 की हमेशा बेसिसिटी ज़्यादा होती है sp2 वाले से, तो C तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। अब B और A में कैसे लगाएंगे? देखो, ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, यानी कि ये जल्दी दे देगा H प्लस को, ये कहेगा रुको मैं अभी ना डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा हूँ, तो देर से देगा। तो CAB, दिस विल बी योर आंसर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो sp3, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, लेकिन ये sp2 है, यहाँ पर ये sp2 है और एक रेजोनेंस है। और यहाँ पर तो देखिए मजेदार बात है, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर sp2 तो है ही, लेकिन ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। अगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो भैया सबके सामने हाथ जोड़ लेंगे, जयराम जी की हम कहीं नहीं जा रहे, अगर हम चले गए तो एरोमेटिसिटी रिंग की टूट जाएगी, हमें रिंग जाने नहीं देगी। sp3 कहेंगे अरे हम फ्री हैं, हमें तो दो दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, ले जाओ हमसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो पहला वाला सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड, क्यों? क्योंकि वो sp2 है लेकिन लोकलाइज्ड है, कहीं बिजी नहीं है। थर्ड वाला sp2 होने के बावजूद भी एक रेजोनेंस में बिजी है, तो थोड़ा देर से जाएगा। और चौथा तो कह रहा है भैया हमें नहीं जाना, हम एरोमेटिसिटी में बिजी हैं, बाढ़ में जाओ तुम। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बिजी है, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में बिजी है, तो ये अच्छा बेस हुआ, ये पुअर बेस हुआ। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में बिजी है तो कम बिजी है, एरोमेटिसिटी में बिजी है तो ज़्यादा बिजी है। क्यों? एरोमेटिसिटी बड़ा इफेक्ट है, रेजोनेंस छोटा इफेक्ट है। ये अभी हम कर चुके, RO माइनस अच्छा है। यहाँ देखिए sp3 कार्बन पर, यहाँ sp2 पर नेगेटिव है, यहाँ sp पर नेगेटिव है, तो ये जल्दी दे देगा, ये देर से देगा, sp वाला सबसे देर से देगा। अगला देखिए, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें और बताता हूँ। देखो मेरी ना एक यूट्यूब पे एक और वीडियो डली हुई है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के नाम से, है ना, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जेई एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज की, इसी चैनल पर जेई एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज, उसमें शायद दूसरी या तीसरी वीडियो होगी, देख लेना। मैं अगर कोशिश करूंगा इसी वीडियो के बाद एक काम करूंगा, जीओसी में लगा दूंगा, है ना, इसी प्लेलिस्ट में जीओसी की। तो अगर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाती तो ठीक, नहीं तो आप जेई एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज की उस प्लेलिस्ट में जाकर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी देख सकते हो। मैंने मोस्टली एग्जाम्पल दोनों जगह कॉमन रखे हैं, पर वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, फॉर जेई एडवांस थी, पर उसमें क्वेश्चन सारे सेम रखे गए, उसमें भी सारे मैंने कंसेप्ट समझाए थे। यहाँ मैंने ओवरऑल बेसिसिटी ली है, वहां पर मैंने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पढ़ाए थे बस। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए,
अभी तक हमने कंसेप्ट क्या सीखा? अभी तक हमने कंसेप्ट ये सीखा कि सर सबसे पहले तो मैं sp3 नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा बेसिक बोलूँगा, उसके बाद sp2 नाइट्रोजन को बोलूँगा जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है, फिर बोलूँगा sp2 नाइट्रोजन जिसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। सही है। डीलोकलाइज में भी दो चीज़ें, अगर डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में है तो ज़्यादा बेसिक, और अगर sp2 होने के बाद नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन है लेकिन डीलोकलाइजेशन अगर एरोमेटिसिटी में है तो कम रेजो मतलब कम बेसिक। ठीक है, अभी तक हमने ये कंसेप्ट लगाया, सब में हम यही कर रहे थे। ठीक है, sp3 को अगर ज़्यादा लोग दे रहे हैं, ज़्यादा प्लस आई है तो sp3 का वो सबसे ज़्यादा, कम है तो वो सबसे कम। ठीक है, अच्छा अब दो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो sp3 नाइट्रोजन से भी ज़्यादा बेसिक होते हैं। वो कौन से हैं दो कंपाउंड? गौर से देखिए, ये पहला बेस, इसमें एक नाइट्रोजन है ये वाला और दो नाइट्रोजन है ये वाले। ठीक है, इस बेस का नाम होता है ग्वानिडीन। अगर आपको कहीं भी ऐसा सिस्टम देखने को मिल जाए तो ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड में सबसे अच्छा बेस है। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे अच्छा नाइट्रोजनस बेस बताओ, ठीक है ना, जो जनरली पाया जाता है, ऐसे बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना, लोग कुछ और भी बना देंगे, इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन लगा देंगे, है ना, तो कहेंगे ये सबसे अच्छा हो गया। नहीं, वो फालतू नहीं, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? आप बोलोगे ग्वानिडीन। क्या बोलोगे? ग्वानिडीन या उसी का कोई डेरिवेटिव। ग्वानिडीन या उसी का कोई डेरिवेटिव। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये रीजन लिखोगे आप, है ना, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ग्वानिडीन के अंदर, जो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करते हैं, जो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करते हैं। ये आप बोलोगे, पूरा लिख लो, है ना। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरे नंबर पर आता है ग्वानिडीन का ही इतना पार्ट काट दो तो ये जो बचा, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, ये वाला जो चीज हुई ये। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, दो चीजें, दो तीन चीजें यहां पर मैं सारी बातें आपको क्लियर करके बताता हूं। ये हो गया आपका sp3 नाइट्रोजन, ये बेसिक है। ठीक है, इससे ज्यादा भी मैंने आपको दो बेस बताए, कौन कौन से? एक आप बोलोगे NH डबल बॉन्ड, इधर आया NH2 और इधर भी आया NH2, पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा बोला गया? एक पार्ट इसका काट दो, NH, और फिर आ गया NH2। ठीक है ना, यहां पर कुछ भी, कोई भी G ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर नाइट्रोजन का ये वाला जो लोन पेयर है वो अभी आपको दिख रहा है, वो केवल और केवल इस NH के साथ लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, राइट। अगर ये NH2 का लोन पेयर साथ में कहीं और भी डीलोकलाइजेशन शो करने लगे तो इसी की बेसिसिटी sp3 नाइट्रोजन से कम हो जाती है। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये बना NH, यहां बना NH इस तरीके से, और फिर मैंने कंपाउंड ये बना दिया। तो अब देखना, ये वाली मॉइटी आपको दिखी? हाँ दिखी। इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो NH के साथ डीलोकलाइजेशन में है, हाँ है। पर क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइजेशन में है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये जो पूरा बेस है, वो sp3 नाइट्रोजन से कम बेसिक होगा? बिल्कुल हाँ, ये कम बेसिक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, ये डीलोकलाइजेशन में नहीं होता, तो फिर हम क्या बोलते कि ये अच्छा बेस है। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है तो रुकिए, अभी एक एक क्वेश्चन में लूंगा और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो के अंत में आप कहोगे समझ में आ गया। ठीक है, समझते रहो बस। चलो, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये sp3 नाइट्रोजन है, हाँ सर sp3 नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या आपको sp3 नाइट्रोजन दिखा? तो उससे पीछे दो ही तो बेस थे जो अभी मैंने बताए, एक तो ऐसा और एक ऐसा। चलिए ढूंढिए, क्या कोई इस तरीके का ग्वानिडीन टाइप का है? आपको दिखा? नहीं है। ठीक है, क्या दूसरे टाइप का है? हाँ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, यहां पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस NH के साथ तो डीलोकलाइज्ड है ही है, यानी कि इस N के साथ तो डीलोकलाइज है ही है, लेकिन वो साथ में इधर भी डीलोकलाइज्ड है।
लेकिन यहाँ पर ये जो n का लोन पेयर है वो केवल और केवल इधर ही डीलोकलाइज्ड है, इधर उसको डीलोकलाइज करने के लिए कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाला सेकंड वाला जो बेस है वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो बेस है वो sp3 नाइट्रोजन से कम बेसिक होगा। तो ये sp3 नाइट्रोजन था, सेकंड वाला इससे ज़्यादा बेसिक हो गया, थर्ड वाला फर्स्ट वाला इससे कम बेसिक हुआ, क्योंकि फर्स्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइजेशन में था। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहता एक काम करो, मुझे एक बात बताओ कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, अगर इसमें दो नाइट्रोजन है ना, एक ये नाइट्रोजन 1, ये नाइट्रोजन 2, मान लो अगर कोई कहे केवल कि एक यही कंपाउंड है तुम्हारे पास और इसमें नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना है, तो बताओ कौन सा नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन देगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो आप कहोगे सर देखो, फर्स्ट वाला जो है उसके लोन पेयर है रेजोनेंस में बिजी, डीलोकलाइज्ड है, लेकिन सेकंड वाला जो है उसके जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। और अभी हमने जो टेक्निक देखी थी उसमें साफ साफ बताया गया था, बिगड़ गई, कि जो sp2, अब दोनों ही sp2 हैं, तो ये वाला लोकलाइज्ड है, ये वाला डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड वाला अच्छा बेस होता है, तो सेकंड इज गुड बेस देन फर्स्ट, ये सेकंड इज बेटर बेस देन फर्स्ट। क्लियर? अगला, अब वीडियो को पॉज करिए, कुछ सोचिए ना। चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन के 3-3 पीएच के साथ रेजोनेंस है, यहाँ नाइट्रोजन के 2-2 पीएच के साथ है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 पीएच के साथ है, यहाँ कम रेजोनेंस है, यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ और ज़्यादा रेजोनेंस है, तो ये जल्दी देगा, ये देर से देगा, क्योंकि ये पहला वाला ज़्यादा बिजी है रेजोनेंस में, तीसरा वाला कम बिजी है। चलिए भाई, ये लोकलाइज्ड है लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस में तो पार्ट लेंगे नहीं, तो ये जो ग्रुप है वो आर बार कुछ नहीं लगाएंगे, ये लगाएगा -i, ये लगाएगा +i और ये लगाएगा -i, तो प्लस वाला बेसिसिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा हो गया सेकंड। अब OR और F में F का -i ज़्यादा, OR का कम, तो OR कम खींचेगा, F ज़्यादा खींचेगा, OR बेसिसिटी को कम कम करेगा, F ज़्यादा कम करेगा, तो हो जाएगा 2 1 3। जो ज़्यादा खींचेगा वो बेसिसिटी को कम करेगा, जो कम खींचेगा वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो नहीं मतलब कम कम करेगा। चलो अगला देखो, sp3 नाइट्रोजन, ये तो रेजोनेंस में बिजी है, ये भी sp3 नाइट्रोजन, लेकिन ये sp3 में दो तरफ से +i उठा रहा है, ये एक ही तरफ से +i उठा रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2। अगला देखिए, यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसके पास pH का केवल -i लग रहा है, लेकिन यहाँ पर pH के साथ ये रेजोनेंस में बिजी है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर pH का -i लग रहा है, तो यहाँ तो रेजोनेंस में बिजी है, तो सबसे पुअर बेस, तो सेकंड सबसे पुअर बेस। अब यहाँ pH दूर हो गया, यहाँ pH पास है, यहाँ ज़्यादा -i लगाएगा, यहाँ कम -i लगाएगा, तो सबसे ज़्यादा हुआ 3, फिर हुआ 1, फिर हुआ 2। अगला, यहाँ पर नो रेजोनेंस, क्योंकि ब्रिज हेड पर नहीं आएगा डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, तो ये अच्छा बेस है, ये पुअर बेस है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो बिजी है। अगला देखिए, NH2 के लोन पेयर को ये NO2 -R से खींच रहा है, ये NH2 के लोन पेयर को ये CN -R से खींच रहा है, NO2 का -R CN के -R से ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा खींच लेगा, ये कम खींचेगा, तो इसलिए ये अच्छा बेस है, ये पुअर बेस है, सेकेंड इज बेटर बेस देन फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ भी रेजोनेंस में बिजी, यहाँ भी रेजोनेंस में बिजी, यहाँ भी रेजोनेंस में बिजी, लेकिन यहाँ पर दो तरफ से +i, यहाँ एक तरफ से +i, यहाँ +i ही नहीं है, ये अच्छा बेस, ये पुअर बेस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन देगा, यहाँ भी नाइट्रोजन देगा, यहाँ भी नाइट्रोजन देगा, पर यहाँ पर ऑक्सीजन -i से खींच रहा है, यहाँ नाइट्रोजन -i से खींच रहा है, यहाँ कोई नहीं खींच रहा बल्कि +i से दे और रहे हैं, तो ये अच्छा बेस, ये। अगला देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में बिजी है और वो इधर भी रेजोनेंस में बिजी है, दो दो जगह रेजोनेंस में बिजी है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एक ही जगह रेजोनेंस में बिजी है ना। और ये जो C डबल बॉन्ड है ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में बिजी है, तो हल्का फुल्का ये NH के साथ कम ही करेगा रेजोनेंस, और NH तो चाहता ही है मुझसे रेजोनेंस कम करो ताकि मैं बाहर इलेक्ट्रॉन दे सकूं, है ना। लेकिन यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर N इसके साथ नहीं करेगा तो इसके साथ करना पड़ेगा। N 100% एवरी टाइम रेजोनेंस में बिजी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवरी टाइम रहने की जरूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वैसे तो सी डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में रहना है, लेकिन अगर एक पल के लिए भी सी डबल बॉन्ड O ने बेंजीन के साथ रेजोनेंस किया तब तक NH कहेगा हा हा मैं चला, है ना। तो इसलिए ये अच्छा बेस है, ये पुअर बेस है। सेकंड कंपाउंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। चलिए अगला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एसिड जितना अच्छा होगा, एसिड अगर गुड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो पुअर होगा, बोलो। और अगर बेस गुड है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो पुअर होगा। अब यहां आपसे पूछा गया है मोस्ट एसिडिक स्पीसीज, है ना। अच्छा, एसिडिक के लिए मैंने क्या बताया, H हटाओ और नेगेटिव लगाओ, ठीक है। लेकिन जब यहां पर आप H हटाओगे तो नेगेटिव जब लगाओगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। अब न्यूट्रल में आप किसकी स्टेबिलिटी निकालोगे, किसी की नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करो, सब में से H हटाओ, ठीक है। तो सब में से जब आपने H हटाया तो आपने इसको एसिड माना होगा, तभी तो H हटाया, ठीक है। अब जब आपने H निकाल दिया तो अब जो बना वो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। तो मैं सबके कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं। जैसे पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ये। दूसरे वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा ये। तीसरे वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा ये। और चौथे वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा ये। सही है, चारों के कॉन्जुगेट बेस बन गए। अब आप ये देखो कौन अच्छा बेस, क्यों, जो अच्छा बेस होगा उसका जो कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि जिस एसिड से आपने उसको बनाया होगा वो वीक होगा। यानी कि अगर जो बुरा बेस होगा उस वो जिस एसिड से बना होगा वो अच्छा एसिड होगा, यही तो बात है, ठीक है। तो अब इनमें आपको बेसिसिटी लगानी आती है, ध्यान से देखते हैं कैसे लगाएंगे बेसिसिटी, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये sp3 है, ये sp2 है और लोकलाइज्ड है, ये भी sp2 है और लोकलाइज्ड है, लेकिन ये sp2 और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो जो सबसे अच्छा बेस है वो तो ये है, और सबसे पुअर बेस है वो ये है। तो जो सबसे पुअर बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे अच्छा होगा। तो इसका मतलब जो एसिडिटी है वो बी की सबसे अच्छी है। बी सबसे अच्छा एसिड है, क्यों, क्योंकि वो जब अपना H प्लस रिलीज करता है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो सबसे घटिया बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन, एक और मैं आपको बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ये नई चीज है, इसको सीखिए। देखिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, यानी कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। बेटा एक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो रिएक्शन होगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलकर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो तो अब हर क्वेश्चन में यही देखना है, देखो बहुत ध्यान से समझना। यहां पर पहले तो रिएक्टेंट में देखो एसिड कौन है, तो एसिड वो जिसने H दिया होगा। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखना। यहां पर COOH था, यहाँ COON हो गया, यानी कि इसने अपना H, ये वाला H छोड़ा होगा तभी तो यहाँ पे गायब हो गया H। इसका मतलब यहाँ पर एसिड कौन है, ये। सही है। अब प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में एसिड कौन रहा होगा, प्रोडक्ट में एसिड रहा होगा ये H2O प्लस CO2 मिलकर ये H2CO3 बनेगा ना। हाँ, तो H2CO3 ने अपना एक H छोड़ा होगा तभी तो एक H की जगह क्या आ गया, NaHCO3 बन गया। तो प्रोडक्ट में एसिड ये है ना। तो अब एक बात बताओ, ये अच्छा एसिड है या ये अच्छा एसिड है। आप कहोगे सर ये अच्छा एसिड है, ये बेकार एसिड है, ग्रैंड एसिडिटी ऑर्डर में ये वाली बात आपको लिखवाई गई है, चेक करिए उसमें, ठीक है ना। और तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन फीजेबल है, क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे थे तो आप दूसरे तरीके से सोचिए। सर आपने बताया था NaHCO3 के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पैरानाइट्रोफिनॉल और उससे ज़्यादा एसिडिक वाले सारे कंपाउंड टेस्ट दे देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो कूद कूद के देते हैं, तो ये रिएक्शन तो खूब होगी। सल्फोनिक एसिड भी ये टेस्ट दे देते हैं,
तो ये रिएक्शन भी खूब होगी। सर फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता, यानी कि फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये रिएक्शन इज नॉट फीजेबल। दिस इज अवर आंसर। ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। अगली भी देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एसिड कौन है, ये। क्यों? क्योंकि इसने जब H दिया, ये नाइट्रो वाले एसिड ने, तो यहाँ पर देखो Na आ गया। और यहाँ पर एसिड कौन है, ये। क्योंकि इसने जब H दिया तो यहाँ पर देखो Na आ गया। तो अब आपके पास एक ये एसिड है, एक ये एसिड है। बताओ इन दोनों में कौन अच्छा एसिड? आपको साफ साफ दिख रहा है, पैरा पर नाइट्रो है, ये लगाएगा -R, ये अच्छा एसिड है, ये बेकार एसिड है, तो इसलिए ये रिएक्शन फीजेबल है। तो A, B और D रिएक्शन फीजेबल है, C रिएक्शन फीजेबल नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आप करिए, चलिए। तो यहां हमने सारी चीजें एसिड के टर्म में सोच ली, यहां बेस के टर्म में सोच लो। चलो बेस के टर्म में सोचो। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन पहले H+ लेगा जो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये नाइट्रोजन जो है वो तो किस में बिजी है, ये नाइट्रोजन बिजी है आपका रेजोनेंस में, और लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो है लोकलाइज्ड। तो ये अच्छा बेस है, ये बेकार बेस है, तो ये H+ जल्दी लेगा। पर यहाँ देखो, यहाँ तो इसने ले लिया H+, यानी कि ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। हमसे पूछा कौन सी फीजेबल है, ये तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेस कौन है, ये। क्योंकि देखो प्रोडक्ट में इसने H+ लिया है। और यहाँ बेस कौन है, ये। क्योंकि देखो इसने H+ लिया है। सही है। तो इसमें और इसमें अच्छा बेस कौन, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये लोन पेयर फ्री है, तो ये अच्छा बेस है। तो बुरे बेस से अच्छा बेस नहीं बन सकता, ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। यहाँ देखो बेस ये है क्योंकि इसके पास अभी लोन पेयर है, यहाँ बेस ये है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये अच्छा बेस है क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, ये पुअर बेस है क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। तो इसलिए अच्छे बेस से पुअर बेस की तरफ जाएंगे हम लोग। बोलो, ये रिएक्शन फीजेबल है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला भी चेक कर लो। देखो यहाँ पर ये है ग्वानिडीन टाइप बेस, और यहाँ पर है ये नॉर्मल बेस जिसका जो लोन पेयर है वो बिजी है? तो ग्वानिडीन बेस तो हमेशा से ही अच्छा बेस होता है, इसमें तो कंपैरिजन ही नहीं था। ये रिएक्शन ऐसे चलनी चाहिए थी, पर ये ऐसे चल रही है, ये फीजेबल नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा सी। चलिए भाई, जेई एडवांस 2017, जेई एडवांस 2017। तो अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, ये वाला, ये 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 नहीं, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है, ये आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स वाली वीडियो में। सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, यहाँ एक भी दोबारा से नहीं करवा रहा, सब आपको वहाँ से मिलेंगे। जस्ट इसके बाद लगी, आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, पहले इन क्वेश्चन को वहाँ से देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना। सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आशा करते हैं आप लोग देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन हमारे जेई के आए हुए, चलिए पहले मैं उनको भी करवा देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना, आपको बताना है कौन सा AgNO3 के साथ PPT सबसे जल्दी बनाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से Br ले जाऊँ, Ag Br को ले जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा प्लस, है ना। तो जितना जल्दी ये Br को ले जाएगा उतना जल्दी PPT बनेगा, और Br को जल्दी तब ले जाएगा जब Br निकलने के बाद जो पॉजिटिव बने वो स्टेबल बने। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव बनेगा उसको नाइट्रोजन का मिलेगा +M, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव बनेगा उसको भी मिलेगा +M, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव मिलेगा उसको मिलेगा -I, तो ये तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो पॉजिटिव बनेगा उसको मिलेगा ऑक्सीजन का +M, ठीक है। अब नाइट्रोजन का +M मिल रहा है इन दोनों में, इसमें ऑक्सीजन का +M मिल रहा है, ऑक्सीजन का +M अच्छा नहीं होता, छोड़ो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन +M केवल प्लस पर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो इधर भी बिजी है रेजोनेंस में, तो प्लस पर कम +M लगा पाएगा, तो ये भी मत लो, आंसर हो गया B। क्लियर। तो अगर कोई मेरे से ऑर्डर लगाने को बोलता मैं कहता B सबसे अच्छा, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद C। क्यों? क्योंकि नो डाउट N का +M ज्यादा होता है, पर यहाँ N+M पूरा थोड़ी लगा रहा है, पूरा लगा था तब बोलते। यहाँ तो +M यहाँ बिजी है इधर रेजोनेंस में, इसलिए ऑक्सीजन का +M तब तक तो लग जाएगा, इसलिए आंसर हो गया BD AC। खैर हमसे ये पूछा था सबसे अच्छा कौन, तो B।
चलिए बताइए हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किस में होगा, जिसमें ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस। जैसे यहाँ प्लस आया ये रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। एरोमेटिक होते ही ये जल्दी टूट जाएगा, तो इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट। यहाँ अगर तोड़ोगे तो यहाँ प्लस आएगा, ये sp3 कार्बन है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर भी ये दोनों sp3 कार्बन है, नॉन एरोमेटिक है। और ये तो होता ही नॉन एरोमेटिक है, ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था। एंटी नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है ना। एरोमेटिसिटी वाली वीडियो में मैंने डिटेल में करवा रखा ये वाली चीज है ना। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्लियर। चलिए अब जितनी भी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जितनी भी बेसिसिटी मैंने आपको पढ़ाई वो सारी की सारी थी गैसियस फेज में। ये बोला नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में बेसिसिटी निकलवाई जाएगी तो वो कहां पर निकलवाई जाएगी, गैसियस फेज में। अगर वो किसी और फेज में निकलवाना चाहता है तो वो आपसे क्लियरली बोलेगा। ठीक है, किसी भी फेज में निकलवाए आंसर आपका सेम रहेगा, जो भी हमने कंसेप्ट सीखे वो सब। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि एक्वस मीडियम में बेसिसिटी बताओ, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इतने वेरी लगा दिया, अब आप समझ गए होंगे। ये वाला पेज और ये वाला पेज, दो पेज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए अगर R बराबर मिथाइल हुआ तो ऑर्डर होगा 213। 213 मतलब 2 डिग्री मिथाइल, 2 डिग्री अमीन is more basic than 1 degree amine, which is more basic than 3 degree amine। ये कब, पानी में है ना। और दिस इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अगर R क्या है, मिथाइल। ठीक है, अगर R इथाइल हो गया, R क्या हो गया, अगर R अगर इथाइल हो गया तो ऑर्डर होगा 231। तो मिथाइल में है 213, इथाइल में है 231, यानी कि 2 डिग्री इथाइल वाला अमीन सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 1 डिग्री, और फिर आएगा अमोनिया। बस दो ही पूछे जाएंगे, लोग और भी पढ़ाते हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है ना, एक मिथाइल का याद रखो, एक इथाइल का। 213 231, 213 231। ठीक है, ये एक्वस सॉल्वेंट की बात है, यानी कि पानी की। सेम ये भी एक्वस सॉल्वेंट। अब मान लो वो आपसे मिथाइल और इथाइल वाला अगर आपस में कंपेयर करवाए, अगर वो मिथाइल और इथाइल वाला आपस में कंपेयर करवाए तो ऑर्डर ये होगा, यानी कि 2 डिग्री इथाइल, फिर 3 डिग्री इथाइल, फिर 2 डिग्री मिथाइल आएगा, फिर 1 डिग्री इथाइल आएगा, फिर 1 डिग्री मिथाइल आएगा, फिर 3 डिग्री मिथाइल आएगा। मतलब एन पर 2 बार इथाइल लगा दो। ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक है, ये एक्वा सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, एयर में अगर पूछे या गैस वैस में पूछे तो नॉर्मली इथाइल वाले सबसे पहले, फिर मिथाइल वाले। क्यों, क्योंकि इथाइल का प्लस आई ज्यादा, मिथाइल का प्लस आई कम, सिंपल लॉजिक। ठीक है ना, तो पहले तो ये आया, फिर उसके बाद आएगा कौन सा, 3 डिग्री वाले। उसके बाद आएगा मिथाइल का 2 डिग्री वाला, यानी कि मिथाइल का 2 डिग्री वाला। फिर आएगा इथाइल का 1 डिग्री वाला, तो इथाइल का 1 डिग्री वाला, 2 H लग गए। फिर आएगा 1 डिग्री मिथाइल वाला, तो 1 डिग्री मिथाइल वाला आ गया, 2 H लग गए। और फिर आएगा 3 डिग्री मिथाइल वाला। देख रहे हो कितने अजीब से ऑर्डर हैं, प्लस आई सब हार गए हैं, सारे कंसेप्ट फेल हो गए। तो इसको याद रखना, ये एनसीईआरटी का डेटा है, और ये नीट में भी आ चुका है, और जेई मेन में पिछले साल ही आया था, यानी कि 2023 में। 2023 जेई मेन में इस क्वेश्चन ने दस्तक दी, और लोगों के दिमाग के घोड़े खुल गए इसको करने में। क्यों, सबने लगाया कंसेप्ट से, एनसीईआरटी का एक डेटा चेक नहीं किया। एक टेबल बनी हुई है, उसमें डेटा लिखा हुआ है, बस उसमें से पूछ लिया था उसने। तो कभी कभी एनसीईआरटी से ऐसे भी फपून सवाल आ जाते हैं, हालांकि पूछने का कोई मतलब नहीं था, इतना डेटा कौन याद रखेगा, पर ठीक है, अब पूछ लिया तो याद रख लेते हैं। तो इस ऑर्डर को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने एक ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और है। कल की क्लास में मैंने आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी करवाई थी, उसमें ये लिखवाया था, ये लिखवाया था, ये एक्सेप्शन भी बताया था, फिर ये भी बताया था, है ना, ये की है ये पूरा, है ना। फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। उसके बाद शायद मैंने ये नहीं लिखवाए थे 3, तो इसको भी लिख लेना चाहो तो। ठीक है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट 3 याद रखना, 2 रेडिकल ऐसे हैं सी डबल बॉन्ड ओ के पास और सी डबल बॉन्ड एन के पास, जो फिनाइल रेडिकल से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं।
ये भी एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। उसी फ्री रेडिकल वाली जो टेबल आपने बनाई थी, जो ग्रैंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया था, उसी में इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए एक लास्ट चीज और है अमीन्स की। चलिए अब देख लेते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP। बहुत छोटू सा इफेक्ट है। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट देखा था, वैसे ही अमीन्स, ऑर्गेनिक अमीन्स या एनिलीन्स में ये लगता है। क्या कहता है ये? अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई एक ग्रुप लग जाए, ये ग्रुप क्या क्या नहीं हो सकता? सेकंड पीरियड के एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, OH, है ना, OR, इस तरीके से एटसेट्रा, ये ग्रुप नहीं हो सकते। थर्ड पीरियड के ग्रुप हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकते हैं, वही जो ऑर्थो इफेक्ट में थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बेसिसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि सबसे पहले तो रटेंगे हम क्या, जैसे हमने वहां रटा था कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या बेंजोइक एसिड होते हैं, वो महा एसिडिक होते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो सेम यहाँ पर रटेंगे, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होंगे वो सबसे लेस एसिडिक होंगे। वो क्या होंगे? सबसे लेस, सॉरी, सबसे लेस बेसिक होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये वाली बात हमने रट ली, सबसे लेस बेसिक होंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल, फिर मैं रीजन बता दूंगा अभी कैसे होंगे। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिया NH2, यहाँ लगा लिया CH3। एक बार मैंने लगाया CH3 मेटा पर, एक बार मैंने लगाया CH3 पैरा पर, है ना। अब मैंने आपसे पूछा इनमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक, तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। आपने कहा कुछ नहीं सोचना है, फर्स्ट को तो सबसे पहले लीस्ट बेसिक बोल दो। अब इनमें सोचो, ये कर रहा है +I, ये कर रहा है +H, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ज्यादा बेसिसिटी बढ़ाएगा, ये कम बेसिसिटी बढ़ाएगा। तो आंसर हो गया थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। क्या कहते हो भाई? ठीक। अब देखो ये SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। लोग कहते हैं कि अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर बैठ जाए, है ना, और एनिलीन अगर एक प्रोटॉन ले ले, तो प्रोटॉन लेने से क्या होगा, एनिलीन इस तरीके से बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पर लेट सपोज CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये आपस में रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करने की वजह से ये वाला जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो इसलिए ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इस H+ को लेने से बचता है कि भैया मैं नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि अगर तुम आए तो प्रोटोनेशन की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, इसलिए वो इनहिबिट करता है ताकि वो प्रोटोनेशन को ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी। इसी इफेक्ट को बोला जाता है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये केवल और केवल किस में लगता है, ऑर्गेनिक अमीन्स पर, और जब कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा होता है तब। और उस ग्रुप के आने से क्या होता है, उस ग्रुप के आने से बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये ग्रुप फ्लोरीन, OH, OR ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप लगेगा उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं NH2 केवल ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार CH3 लगा हुआ है, एक बार NH2 है, उसकी दोनों पोजीशन पर लगा हुआ है, तो आप कहोगे ये अच्छा बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से हिंड्रेंस हो रही है या एक ही तरफ से हो रही है ना। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले सकता हूँ कि भाई जैसे मेरे पास एनिलीन है, इसकी एक बार CH3 लगा हुआ है, एक बार NH2 है, इसके पास ऐसे लगा हुआ है, तीन तीन ग्रुप। तो अब कहने को तो ये ज़्यादा +I करता है, ये कम +I कर रहा है। अब ये सब नहीं सोचना है, ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप लगेगा उतना ज़्यादा वो SIP कॉज करेगा। क्लियर? ये थी आपकी पूरी माया किसकी, ऑर्गेनिक बेसिस की, बेसिसिटी की, और ऑर्गेनिक अमीन्स की बेसिसिटी। सही है। ये सब PKB BKB जितने भी क्वेश्चन है ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने अपनी बेसिसिटी को भी कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें केवल एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है हीट ऑफ कंबशन, और एक बचता है SIR।
अगली क्लास में आपका जीओसी पूरी तरीके से बाइंड अप कर दूंगा मैं। तो हम लोगों की लगभग 21-22 क्लासेस हो गई, इतना काफ़ी है। जीओसी में मैंने आपको मोर देन इनफ करा दिया है। एंड आई चैलेंज यू, अगर आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और किसी भी गूगल, है ना, या यूट्यूब यूट्यूब कहीं पर भी आप देख लीजिए, अगर किसी ने इतना डिटेल में आपको जीओसी इतनी प्रैक्टिस के साथ करवाया हो तो भाई बता देना मेरे को, है ना। ठीक, तो काफ़ी मेहनत करिए आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा सम्मान करें, है ना, और मेहनत करें, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको सही समय पर अच्छा फल देंगी। भगवान आपकी मेहनत से खुश होंगे। आपको जो फल मिलना चाहिए, आपको जो एग्ज़ाम में मेहनत का फल मिलना चाहिए, या मेहनत का जो क्या कहते हैं परिणाम मिलना चाहिए, वो सब आपको सही समय पर मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद है और ऐसी हम कामना भी करते हैं ईश्वर से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।